Now, Professor Ram Gopal Yadav. What do I? What to do? कितना मिनट है सर मेरा? 14 minutes. 14 minutes. 25. So, 25. no, how can I नहीं, give? जो हमारे नेक No, no. नहीं, आप जितना बताएंगे उतना ही बोलूँ, आधा मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँ। No. Code is not working. आपका party time is 14 minutes, 14 minutes. 1 or 2 minutes extra you will speak. श्रीमान मैं क्या करूं? श्रीमान I cannot bring time from. आप तो बहुत उदार रहे हैं हमेशा हम पर, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमान राष्ट्रपति के महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है 2 दिन से। कोई बात नहीं, No, no. वो कह के गए हैं सर, Yes. अभी कह के गए हैं। You have to bring. No, no, no. Yes. Sir. No. No. Besides that, neither the mover of the motion nor the seconder of the motion. This shows how serious they are about this discussion. Neither the mover nor the seconder nor a cabinet minister. It's a shocking thing. Please. It's ultimate Please get a cabinet minister now. That is disrespect for the important. president. Sir, this is not correct. This is not right. He just left. गंभीरता से नहीं लेती। He just left for the washroom and you are raising the One issue. second, no. Mr. 1 minute. Yeah, Mr. No, Goyal ji, a cabinet minister should be here. So you arrange it. Eh? No, otherwise, yes, naturally they should be there. Propriety demands. Propriety demands that they should also be there. Yeah. So you have so many cabinet ministers. Why not one is coming? Okay. चलिए कोई बात नहीं। Please. Now it will come now. सर No, they are नहीं, noting. No need. नहीं Get a cabinet minister as early as possible. Please proceed. ये सीरियस हो या आ ना गया, हो, आ गया। लेकिन हम लोग सीरियस हैं, इसलिए इस चर्चा को प्रारंभ Yes. कर रहा हूं। आएंगे जब कैबिनेट मिनिस्टर आते रहेंगे। Correct. 1251. कहाँ आ गए? आगे प्रभु की कृपा होगी। सर 2 दिन से श्रीमान राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान तरह तरह की बातें और कुछ नए किस्म के जुमले भी आए हैं जिनकी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले उस अभिभाषण में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जिक्र नहीं किया गया, वहाँ से अपनी बात प्रारंभ करूँगा। श्रीमान इस देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं, देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद भी उस राज्य के बारे में कुछ न कहा जाए, ये चिंता की बात है। और इसलिए भी चिंता की बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर उसकी उपेक्षा की जाएगी निरंतर, तो आप देश के कुछ हिस्सों को तो संपन्न बना सकते हैं, लेकिन पूरे देश, पूरे राष्ट्र को नहीं बना सकते।
स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने अब की पहली बार बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की, बड़ी संख्या में। आलू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, मतलब आलू को कोई खरीदने वाला ही नहीं था। इस नोटबंदी ने ये किया कि आदमी के पास कोई पैसा नहीं रह गया, कोई दुकान चल नहीं सकती बिना कैश के, आप जानते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे देश के वित्त मंत्री, कौन सी करेंसी है वो, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी की बात करने लगे। अब गांव में जो दुकान चलाता है, और आप जानते हैं गांव में कितनी दुकानें हैं, इस गांव में करोड़ों लोगों के परिवार उन दुकानों से पलते हैं। वे सब बंद होने जा रही हैं। आपने रिटेल में 100% FDI को अनुमति दे दी, कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं। अभी हमारे जो किसान यूनियन उत्तर प्रदेश की है, उसके 2 ग्रुप हैं, एक राकेश टिकैत का, एक भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह हमारे फिरोजाबाद के हैं। उनके पुत्र ने 15 दिन पहले इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि 2 साल से लगातार आलू के घाटे की वजह से लगभग 7-8 करोड़ का घाटा हो गया था, और उसकी वजह से उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। सामान्य जो संपन्न व्यक्ति थे वे विपन्न हो गए, कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं। अभी सिन्हा साहब बिजली की बात कर रहे थे, इतने घरों में इतने जगह बिजली पहुंच गई। आपको मालूम है कि बिहार के 85% हाउस होल्ड में बिजली नहीं है आज भी, और उत्तर प्रदेश के 71% घरों में बिजली नहीं है। आप देते रहिए कनेक्शन, बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, तो बिजली पहुंच कहां से जाएगी? आप पता कीजिए, आप अपने जो यहाँ ये पावर कॉरपोरेशन है उससे पता कीजिए कितने % हाउस होल्ड में बिजली है। मैं कह रहा हूँ 85% बिहार में नहीं है, बिहार में, और 71% उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ये गलत है। और जब गए थे प्रधानमंत्री जी बनारस में, तो ये कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है। एक मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, उसी के लिए एक विभाग बनाया गया था, नमामि गंगे, और बहुत बड़ी पुजारी हैं, और क्या नाम, साध्वी हैं, मंत्री हैं। अब कोई और मंत्री हो गया उस विभाग का, कुछ भी नहीं। पहले से ज्यादा मैली गंगा हो गई, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी। क्या ये गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार है कि जो उस पर पैसा खर्च किया है उसका जांच करवाएगी? पूरी तरह से, और आगे बढ़ते ही जा रहा है। वो तो अगर ये चंबल वगैरह का ठीक पानी न पहुंचे तो इलाहाबाद में संगम पर भी नहाने लायक पानी नहीं रह सकता कतई, क्योंकि ये चंबल और बेतवा कुछ ऐसी नदियां हैं जो ऐसी जगहों से निकलती हैं जो शहरों के पास से नहीं निकलती, पहाड़ों से आती हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। बस उसकी वजह से इटावा में, चंबल में मिल जाती है, जमुना में, वहाँ से जमुना में पानी शुरू हो जाता है। यहाँ जमुना में, आप जमुना के पुल से निकलिएगा, ये जो आपका क्या नाम है, ये
नहीं पुल इसका, इसमें रोड से निकलते हैं तो आप जब अब गर्मी में निकलेंगे तो बदबू आती है, नाक बंद करनी पड़ती है। इतना यहाँ कोई पानी नहीं है ऊपर से आने वाला, सब दिल्ली के नालों का पानी है, सब गंदा पानी। तो कुछ भी सफाई के नाम पर एक मंत्रालय बना दिया गया, कोई काम नहीं हुआ। बनारस के घाटों पर अभी मैं गया था, हमारे एक मित्र हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी, मैं मणिकर्णिका घाट पर गया था, दशाश्वमेध घाट पर गया था। वहाँ स्थिति ये हो गई है कि एक तरफ पूरी तरह से उसकी दूसरा साइड जो है गंगा का, वो पूरा ऊपर तक बालू से भर गया है। इसलिए जब पानी आता है बाढ़ के दिनों में तो वो उसकी वजह से वो सीधा जो आपके घाट हैं उनसे टकराता है आके, तो घाट के नीचे 10-20 फुट अंदर तक उसमें खोखली जगह बन गई, जिसमें अगर वो चला जाता है तो फिर वो जिंदा नहीं निकल पाता है। और कहते हैं कि वो साहब डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि नदियों को साफ करो। अब मेरी समझ में आया कि नदियों को साफ करना कितना ज़रूरी है। अगर कोई एक जरा भी मिट्टी उठा लेगा तो वह खनन हो रहा है। ये नदियों में खनन नहीं होगा तो ये नदियां सूख जाएंगी। आप देखिएगा गंगा ऊपर आ गई बिल्कुल खेतों के किनारे लेवल पे, इधर से गाड़ी डालिए और जिप्सी को उधर से उधर निकाल ले जाएगी गंगा में। ये हालत हो गई, कुछ भी काम नहीं हो रहा सफाई के नाम पर, केवल उसको खोद ही देते, उसका खननी का पट्टा दे देते कि इतना तुम करो इतना करो तुम, तभी साफ हो जाती गंगा। और सरकार को तमाम बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन जाने कौन योजना बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है कि बड़े पैमाने पर अभी एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में 23 एनकाउंटर हुए। मारा तो एक निर्दोष व्यक्ति नोएडा में गया, घायल हुए 23 जगह बताया गया कि एनकाउंटर हुए। नए डीजीपी ने जिस दिन चार्ज लिया उसके अगले दिन। क्यों हुए ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर और पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि ठोक देंगे। आप बताइए, पूरा सदन बैठा हुआ है, सारे भले और इस सदन के लोगों के बारे में धारणा बहुत अच्छी है, दूसरे सदन में और सदनों में लोग होते हैं, हो सकता है कि उनके बारे में इधर उधर के लोग आ जाएं, लेकिन यहाँ अच्छे ही लोग हैं। इस शब्द का प्रयोग किसी मुख्यमंत्री के मुंह से अगर निकले तो चाहे वो किसी भी दल का हो, क्या कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर सकता है? कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई करेगा कि मुख्यमंत्री कहे ठोक देंगे, ठोक देंगे? यानी ये भी कहे साहब एनकाउंटर हो जाएगा, बदमाश हैं उनके एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। तो शब्द का अर्थ जो है या वो कहने का तरीका है, उससे भी आदमी के चरित्र का पता चल जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है ठोक देंगे, तो मैंने केवल बदमाशों के मुंह से ये बात शब्द सुना है, किसी भले आदमी के मुंह से कभी ये शब्द नहीं। सही बात है, कभी नहीं। सही बात है। और जब मुख्यमंत्री कहेगा ठोक देंगे तो ठोक दिया। यहाँ एक जिम ट्रेनर लड़का जा रहा, जिम ट्रेनर जा रहा था, उसको गोली मार दी। एक भी क्रिमिनल केस, एक भी 323 का एनसीआर की रपट भी उसके खिलाफ नहीं कभी हुई। ये स्थिति है उत्तर। और दूसरी तरफ क्या है, पंजाब के लोग जानते होंगे,
हरियाणा के भी जानते होंगे और दिल्ली के भी जानते होंगे। एक बहुत बड़ा अपराधी था रविंदर काली। उसने रोपर में पंजाब में एक बहुत बड़े बदमाश को पुलिस कस्टडी से छुड़ा के भागा था। वो 4 महीने से फिरोजाबाद जिले में बीजेपी के एक नेता के यहाँ, जो एमएलए का चुनाव लड़ा था, जो पहले मिनिस्टर रह चुका था, उसके यहाँ रह रहा था हमारे एक एमएलए की हत्या करने के। और 3-4 दिन पहले वो पकड़ा गया जब, तो बिना किसी पंजाब को पूछे, हरियाणा को पूछे, 1-1 लाख का इनाम था पंजाब और हरियाणा से, बिना किसी पुलिस को पूछे हुए, सूचना दिए हुए धीरे से उसको जेल में भेज दिया बिना किसी पूछताछ के। न पुलिस ने रिमांड पर लिया। अब पंजाब पुलिस रिमांड में ले जाए तो अलग बात है। तो जिन पर लाखों रुपए का इनाम है, जो पुलिस को गोली मारकर अपराधियों को छुड़ा के भागने के दोषी हैं, तमाम अपहरण और लोगों की हत्या करने के दोषी हैं, वो बीजेपी के किसी नेता के घर पर 4-4 महीना रहे, उसकी फोटो है। ऐसा नहीं कि मैं यूं ही कह रहा हूं। वो पकड़ा गया फिरोजाबाद में, एक गोली नहीं चली, लेकिन सहारनपुर से लेके बलिया तक 23 लोगों के गोलियां मारी गईं। किसी के पैर में मार दी और एक आदमी तो यहां मर ही गया, 3 है। ये स्थिति है। पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। कोई किसी की बात को सुनने वाला नहीं। इतने डरे हुए अधिकारी हैं कि अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति कह देता है एनी टॉम डिक एंड हैरी, तो उसकी बात सुनी जाएगी, चाहे वो कितनी ही नाजायज हो, लेकिन और लोगों की 100% जायज बात को भी नहीं सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे और दूसरे दलों के एमपीज बैठे हैं यहाँ पे। दे ऑल विल सपोर्ट माय स्टेट। सब लोग 100% सब सपोर्ट। ये मैं कभी झूठा आरोप नहीं लगाता हूँ और बिना तथ्यों के बात नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सत्यता है, इसलिए मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए उसकी गरिमा को देखते हुए कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन बार बार रिपीट मुख्यमंत्री जब इस शब्द को करें तो मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ा कि यहाँ से बाहर मैं फिर भी नहीं कहता हूँ कि आखिर हमारे भी मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन पद की गरिमा का लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सदन की राय ले लीजिए। प्रोफेसर साहब को बोलने सब लोग अब सदन की राय ले लीजिए। अभी मैं बड़ी राय कोई नहीं। अभी मैं उत्तर प्रदेश से बाहर ही लेने के बाद सब लोग राजी हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर ही नहीं निकल पाया अभी तो ये मैं भी राजी सब लोग। What to do? सर। Your time is over. What can I do? अब मैं 2-4 मिनट और बोलूंगा। Okay. बेरोजगारी की, अच्छा, उत्तर प्रदेश से बाहर में निकल आया, हालांकि बेरोजगारी वहां भी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी की स्थिति क्या है कि इंजीनियरिंग और एमबीए पीएचडी किए हुए लोग जो हैं सफाई कर्मचारी के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब हमारे डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे तब 2013 में रिजर्व और जनरल कैटेगरी में 1,13,000 नियुक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, और 2015 में अब जाइए सरकार जो रोजगार देना चाहती थी 2 करोड़ हर साल, 8,000 अपॉइंटमेंट हुए। 1,13,000 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 13 में, और 15 में 8,000 नियुक्तियां इस सरकार के जमाने में। और कहते हैं, इन्होंने कहा था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार दे नहीं रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में ये सिफारिशें कर दी गई कि क्लास 3 और क्लास 4 में अब कोई और नियुक्ति नहीं की जाएगी, और जो खाली पद हैं वो समाप्त किए जाएंगे।
मंत्री जी आपके ड्राइवर भी सब कॉन्टैक्ट पे होंगे, कोई रेगुलर नहीं। अब अगर आपकी फाइल चुरा के लिए जाए या गाड़ी लेके चला जाए तो पता चला गया। गवर्नमेंट का एम्प्लॉई असली पक्का वो एम्प्लॉई होता था, तब उस पर भरोसा रखता था। अपनी फाइलें खास तौर से डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और जो सेंसिटिव विभाग हैं उनके लोगों को सावधान रहना होगा कि जब अपने घर जाते हैं फाइल लेके अपने अटैची में, तो कभी उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट पे है ड्राइवर, पता नहीं कब गाड़ी शायद चला जाए। मंत्री खुद ही कॉन्टैक्ट में। तो बहुत बड़े पैमाने पे और एक बड़ा खतरा ये और हो गया है कि जो एनपीए है, क्योंकि लोगों के मन में डर हो गया है देश में कि बैंकों में अगर पैसा रखेंगे तो अब बैंक की कोई गारंटी नहीं है, आपका सारा पैसा अगर वो डूबने लगा तो ले लेगी। बिल ला रहे थे आप, लाए नहीं, लेकिन अब वो पूरा नहीं लेगी तो 1 लाख छोड़ के सब ले लेगी। ये तो है ही। अब भी सिन्हा साहब जानते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और इनके पिताजी बहुत काबिल थे, उनको मैं अभी कोट और करने जा रहा हैं। वो हमारे तो नेता रहे। जब मैं पहली बार राज्यसभा में 92 में आया था, ही वाज माई लीडर। 130 नंबर में वही बैठते थे, उन्हीं की नेम प्लेट थी। तो उन्होंने जीडीपी के बारे में ये कहा था कि ये जो नया फॉर्मूला इन लोगों ने लगाया है, आपको सिन्हा साहब उनकी बात को खंडन नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से जीडीपी 5.7% थी, वरना ये 2 और 3% के बीच में रहनी चाहिए थी, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा। वो फॉर्मूला चेंज कर दिया। 1 मिनट में और कहूंगा, इन्होंने ये कहा था कि एमएसपी का 1.5 गुना हम देंगे। आपको मालूम क्या इन्होंने धोखा किया है? देश के लोगों को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो सीएसीपी है, इसमें इन्होंने फॉर्मूला बदल दिया। स्वामीनाथन साहब ने, मैं 4 से लेके 8 तक एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, 6-7 में स्वामीनाथन साहब भी उसी कमेटी में आ गए। उस वक्त हमने सीए के चेयरमैन को बुलाया और ये पूछा कि तुम ईमानदारी से बताओ कि किस तरह से आप एमएसपी निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो सारी चीज उन्होंने बताई। तो आप आश्चर्य करेंगे कि उस वक्त गेहूं और धान की कॉस्ट जो थी, वो उस वक्त जो एमएसपी थी उससे ज्यादा थी। लागत मूल्य एमएसपी से ज्यादा था, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इन्होंने अब क्या किया है, जो C2 है उसमें इरिगेशन, बिजली, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, परिवार के लोगों का लेबर, रेंट, सब कुछ सब माइनस कर दिए और माइनस करके कीमत कॉस्ट की कम कर दी और कह दिया कि ये एमएसपी ये 1.5 गुना कर दिया। ये सब फर्जीवाड़ा देश के लोगों के साथ करोगे। देश के किसानों के साथ मैं क्या करूं? अभी जो आपका सर्वे आया है उसके हिसाब से आज भी 49% रोजगार खेती देती है इस देश के लोगों को। अभी बंद कर। उन किसानों को धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी अच्छा, मैं आपको एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप मंत्री लोगों के सचिव होते हैं राय देने के लिए और ईमानदारी से राय देने के लिए, और वो जो डरते हैं तब राय सही नहीं देते हैं। और जब डरकर राय सही नहीं देते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा था कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 का होए बेग ही नाश। अगर सचिव आपका सही राय नहीं देगा या आप सचिव की राय को सही नहीं माने, ठीक तरीके से लागू नहीं करेंगे, तो राज्य का नाश शीघ्र होगा। ये तुलसीदास जी पहले गोस्वामी जी कह गए। आप तो बहुत मानस की बात करने वाले लोग हैं ना, इसलिए
ठीक तरीके से जनता के हित में काम कीजिए, लोगों को धोखा देने की बात मत कीजिएगा। पूरे देश को बजट के बारे में चर्चा होगी तब और चर्चा होगी, बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. Now, honorable members, see, unless you speak within the allotted time, what the chair can do, chair can only request you. Now, the budget discussion is also there. So, you need not complete all your points in this speech. You can reserve something for the budget also. So, I request everybody, it is my humble request, please, now, now the decision of the House is to reply House 3 p.m. and therefore accordingly time is allotted. My humble request is to limit your, speak within your time.